नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी प्यारे भाई बहन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। प्रत्येक प्रश्न को बड़े ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना है, ध्यान देना और अच्छे से समझना। प्रश्न है कि अधिक चालाकियां भी भारी पड़ती हैं, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। पूछा क्या गया है कि अधिक चालाकियां भी भारी पड़ती हैं, रेखांकित शब्द है चालाकियां। तो इसमें पूछ रहा है कि वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी संज्ञा होगी। हाँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो देखो एक शब्द लिखा, जैसे मैंने चालाक, एक लिख दिया मैंने चालाकी और एक लिख दिया चालाकियां। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, फिर बता रहा हूं, यदि किसी शब्द के पीछे कोई संज्ञा जुड़ जाए तो वो शब्द विशेषण होता है, नहीं जुड़े तो वो खुद संज्ञा हो सकती है। चालाक शब्द के पीछे कोई संज्ञा जुड़ रही है क्या। चालाक आदमी, चालाक लड़का, चालाक लोमड़ी, तो इसका मतलब चालाक विशेषण है। चालाकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और इसको जैसे बहुवचन में प्रयोग किया, ये कौन सी संज्ञा बन गई, जातिवाचक। क्योंकि भाववाचक संज्ञा और विशेषण हमेशा एक वचन में आते हैं। जैसे इनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं, ये किसका रूप धारण कर लेते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चालाकियां में कौन सी संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि इसको किस में प्रयोग कर दिया है, बहुवचन में प्रयोग कर दिया है। और बहुवचन में प्रयोग होते ही इसमें कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो ध्यान क्या रखना है, चाहे कोई विशेषण हो या फिर भाववाचक संज्ञा हो, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, हमेशा एक वचन में। जैसे इनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं, ये किसका रूप धारण कर लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा का। तो उत्तर कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। यह मोहन की पुस्तक है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। सर्वनाम पूछ रहा है, कौन सा सर्वनाम है। तो वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, यह मोहन की पुस्तक है। बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से समझना। अब यहां पे आपको कई बात समझनी है, ठीक है ना, कई बात समझनी है। क्योंकि आप क्या करते हो, कई चीजों को रट लेते हो। रट कैसे लेते हो, जैसे कि यहां पर एक उदाहरण आया है, यह मोहन की पुस्तक है। अब यहां पर यह शब्द किसके लिए आ रहा है, पुस्तक के लिए या मोहन के लिए, पुस्तक के लिए। आप क्या करते हो, यदि संज्ञा के तुरंत पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ऐसे रट लेते हो, जो गलत होता है। याद रखना इस बात को, आपने विशेषण में सार्वनामिक विशेषण पढ़ा होगा और आप उसमें पुस्तकों में क्या पढ़ते हो, संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कई पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। क्या पढ़ा होगा, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो क्या लिखा रहता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है और संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यही तो पढ़ते हो। तो ये संज्ञा के तुरंत पहले आ रहा है, तो क्या ये सार्वनामिक विशेषण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आने से सार्वनामिक विशेषण नहीं बन जाता। संज्ञा के तुरंत पहले वही सर्वनाम आना चाहिए जिसके लिए उस संज्ञा का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात जिस संज्ञा के लिए वो सर्वनाम आ रहा है, वो संज्ञा उसके तुरंत बाद आएगी, तब सार्वनामिक विशेषण होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी बात है। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैंने यहां पर ये ऐसे लिख दिया, यह पुस्तक मोहन की है, यह पुस्तक मोहन की है।
अब यहाँ पर जो यह शब्द आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए। जिसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है वो संज्ञा इसके तुरंत बाद आ गई। अब ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। लेकिन यह शब्द किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए आ रहा है। यहाँ पर जो यह शब्द है किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए। तो संज्ञा के स्थान पे आ रहा है, उस संज्ञा के तुरंत पहले नहीं आ रहा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पे आ रहा है तब तो वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले आ जाए, लेकिन उस संज्ञा के तुरंत पहले आए जिसके लिए उस सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, तब सार्वनामिक विशेषण होगा। तो संज्ञा के तुरंत पहले तो यहां भी आ रहा है, क्योंकि यह के तुरंत बाद मोहन है, संज्ञा है, फिर ये सार्वनामिक विशेषण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये बात समझ आया नहीं आया? तो ध्यान रखना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दोनों बातों में अंतर समझ आ गया होगा, ध्यान रखना इसका। अगले प्रश्न पर चलिए। हाँ बिल्कुल, अब आगे समझिए। बहुत सुंदर बच्चा वाक्य में प्रयुक्त प्रविशेषण है। तीन चीज होती हैं, एक तो होता है विशेष्य, एक होता है विशेषण और एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, अब इन तीनों में समझना, विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेष्य की नहीं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। तीनों बातों में अंतर समझ आया? जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा, जो बताई जाएगी वो विशेषण होगा, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब यहां ध्यान देना, अच्छे से समझना। सुंदर क्या है? विशेषता है किसकी? बच्चा की। सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। सुंदर विशेषण हो गया। बच्चा की विशेषता बता रहे तो जिसकी बताई जाए वो विशेष्य होता है। और क्या विशेषता बताई जा रही है? सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण। सुंदर की भी विशेषता बता दी बहुत, ये बहुत क्या होगा? प्रविशेषण होगा। बहुत क्या होगा? प्रविशेषण होगा, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, ना कि विशेष्य की। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर की। सुंदर किसकी बता रहा है? बच्चा की। तो ये क्या होगा? प्रविशेषण होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ध्यान से उत्तर देना, समझ के उत्तर देना। हाँ बिल्कुल, आप सभी ने बहुत कमेंट किए थे। हाँ बहुत कमेंट किए थे। रात को 9 बजे का समय सही है, 8 बजे समस्या होती है, इस वजह से इसका समय 9 बजे रखा है। अब ये क्लास 9 बजे ही होगी। हाँ बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, कौन सा होगा पुल्लिंग शब्द? दही, अरहर, दाल या दूज, कौन सा होगा? अरे महत्वपूर्ण इस प्रकार से बनेगा, महत्वपूर्ण इस प्रकार से लिखा जाएगा, महत्वपूर्ण, क्योंकि महत धनत्व और पूर्ण तब बनता है महत्वपूर्ण। हाँ बिल्कुल। तो पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दही होती है या होता है? दही होता है। दही होती नहीं है, हम कई बार बोल देते हैं दही खट्टी है, खट्टी नहीं, खट्टा होता है। दही पुल्लिंग शब्द होता है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तो दही क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। और बाकी अरहर, दाल और दूज ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए उत्तर होगा। अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। कारक पूछ रहा है, क्या होगा?
हाँ, देखिए इसमें पूछ रहा है कि अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। हाँ, तो किससे मारा? डंडे से। मारने का साधन क्या है? डंडा है, तो डंडे से मारा, तो मारने का साधन क्या है? डंडा है। अब यहां एक ध्यान से बात समझना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, ये जो आपको बहुत कंफ्यूजन होती है, होने का कारण भी है। इसमें 3 कारक आ रहे हैं, तीनों कारक है। इसका उत्तर कर्ता कारक भी हो सकता है, इसका उत्तर कर्म कारक भी हो सकता है, और इसका करण कारक भी नहीं हो सकता। क्या? तीनों कारक आ रहे। अब ऐसी स्थिति में आप प्रश्न हल कैसे करोगे, क्या उत्तर दोगे? समझो ध्यान से। अर्पण ने मारा, दूसरा अर्पण ने अर्पिता को मारा, और तीसरा अर्पण ने अर्पिता को। मैं वो उदाहरण लेके आया हूं जिनमें आप परीक्षा में सबसे ज्यादा गलती करते हो, सरल होते हुए भी। डंडे से मारा। अब बताइए इसमें तीनों कारक हैं कि नहीं है? कर्ता के साथ में ने परसर्ग आ रहा है, कर्ता कारक है कि नहीं है? कर्ता कारक है। अर्पिता के साथ को आ रहा है, तो ये कर्म कारक है कि नहीं है? किसको मारा? अर्पिता को। और डंडे से मारा, तो डंडे से, तो ये करण कारक भी है। अब केवल ऐसे पूछता अर्पण ने मारा, तो ये कर्ता कारक होता कि नहीं होता? कौन सा कारक होता? कर्ता कारक। दंड अर्पिता को मारा, अब कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। अब कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। और डंडे से मारा, मारने का साधन क्या है? डंडा, करण कारक। इस स्थिति में आपको अंतिम के अनुसार चलना है। किसके अनुसार? अंतिम के अनुसार चलना है। संचय में कौन सी संधि है? दोनों संधि है, व्यंजन भी होती है, अयादि भी होती है। संचय धन है, अयादि होगी, सम धन चय व्यंजन संधि होगी। ठीक है ना? प्राथमिकता में हमेशा व्यंजन संधि आएगी। अब ऐसी कंडीशन में करना क्या है? केवल ऐसे आता अर्पण ने मारा, कर्ता कारक करते, अर्पण ने अर्पिता को मारा, कर्म कारक करते, और अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, तो अंतिम के अनुसार करना होता है। कारण कौन सा होगा? करण कारक होगा। बात समझ आई नहीं आई? ध्यान रखना है। तो इसका अच्छे से समझ लेना, ध्यान ये रखना है कि अंतिम कारक के अनुसार करना है। जब तीनों ऐसे दे रखे हों तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। गर्मा योगेश के बाद घर पहुंची, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है। कौन सा अव्यय होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, क्या होगा? बहुत ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। ये द्वेषांतर शब्द रे शुद्ध तो लिखा करो। ये नीतीश उपाध्याय दमादम कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, कम से कम शुद्ध शब्द तो लिखा करो। देशांतर होता है, देशों में अंतर। ठीक है ना? तो अधिकरण में आता है। किस में आता है? अधिकरण में आता है। हाँ, अकर्मक सकर्मक क्रिया बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है ना? हाँ, बहुत आसान है। आगे देखो, ध्यान से समझो। तो गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची। नमस्कार में विसर्ग संधि है, नमे धनकार। ठीक है? नमे धनकार होता है नमस्कार। ये अपवाद में आता है। किस में आता है? विसर्ग संधि के अपवाद में आता है। नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, सरोकार। इस प्रकार से चारों के चारों, मतलब ये 13 अपवाद होते हैं, अपवाद में आते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची, तो किसके बाद पहुंची? योगेश के। उत्तर आ रहा है इसमें, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, सी विकल्प होगा। कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि संबंध का बोध कराया जा रहा है। जहां संबंध का बोध होता है वहां कौन सा होता है? संबंध कारक होता है। कौन सा होता है? संबंध कारक होता है। तो बिल्कुल सही उत्तर है,
आगे समझो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है? परीक्षा में जब भी प्रश्न हल करो तो ध्यान रखना, जब भी प्रश्न हल करो ध्यान रखना है और नहीं है पे रेखांकित जरूर कर लेना, ठीक है ना। हाँ देखिए, तो नहीं है पूछ रहा है, प्रशांत खेल रहा है, ये कैसा है? खेल रहा है, जारी समय में कार्य के जारी रहने का बोध होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है, वह जा रहा है, तो ये सभी किसके? अपूर्ण वर्तमान काल के। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। और रहा था, रही थी, रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल में आते हैं। तो गा रही थी ये किस में आएगा? अपूर्ण भूतकाल में आएगा। ये किस में आएगा? अपूर्ण भूतकाल में आएगा। इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है, अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता। क्षेत्रीय जनता के द्वारा मनगढ़ंत शब्द जो होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता है। अनाथ का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनाथा होगा। शब्दांत ए के साथ ए के स्थान पर आ जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं, जैसे प्रिय से प्रिया, अनुज से अनुजा, अग्रज से अग्रजा, महोदय से महोदया, इस प्रकार से। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ऊंट पटांग में बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास। ऊंट पर है टांग जिसकी, अर्थात बेतुका, बेतुका के अर्थ में बहुब्रीहि हो जाता है। प्रत्याशित में प्रति उपसर्ग है, ध्यान दो। देशज शब्द है चुगली, चम्मच, चिमटा और चुटकी, ये तीनों के तीनों किसके शब्द हैं? देशज शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? देशज शब्द। बाप, बुद्धू, लोटा, मुक्का, घेवर, भिंडी, बाजरा, उपला, छोरा, छोरी, दीदी, पटाखा, परात, चिमटा, इसी प्रकार इस चम्मच, चुटकी और भी खूब सारे शब्द हैं जो किसके होते हैं? देशज में माने जाते हैं। लेकिन चुगली किसका शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। किसका शब्द? भले ही तुर्की भाषा का है ये चुगली, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया है? भारतीयों ने किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये काम भारतीय ही करते हैं। तो इसलिए किसका शब्द है? चुगली तुर्की भाषा का शब्द है। बिल्कुल, किसका है? तुर्की भाषा का है। तो इसका ध्यान रखना। हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उत्तर देना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आपके कमेंट इतनी स्पीड में चल रहे हैं, मुझे दिख नहीं पाते हैं। जो दिख जाता है उसको बता देता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ, तो हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या, एक बच्चे को दूध पिलाने वाला आ रहा है, आध्यात्मिक में अधि, धन, आत्म, धन, इक और ता है इसमें, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, तो हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या होती है। हाँ, कितनी होती है? ध्यान से और अच्छे से समझना, ठीक है ना। देखिए, तो अरे को परसर्ग आके भी वो संप्रदान में आएगा। बच्चे के लिए दूध पिला रही है, को परसर्ग संप्रदान में भी आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। आगत मतलब क्या होता है? किसी दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आ गए, उनको आगत कहते हैं। अब आगत स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। कौन सा होता है? अंग्रेजी भाषा का ओ, जिसमें आप प्रयोग करते हो डॉक्टर, तो ये अंग्रेजी का ओ है कि नहीं है? प्रोफेसर, अंग्रेजी का ओ है कि नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा का ओ हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहा है, इसे आगत स्वर कहेंगे। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5। ध्यान से समझ लेना। आगत व्यंजनों की संख्या, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 5 कौन कौन से होते हैं? कै, खे, गे, जय और फे, ये क्या होते हैं?
अरबी और फारसी भाषा के होते हैं, जिनके आगे क्या लगा रहता है, नुक्ता लगा रहता है। ध्यान से समझना। आगत स्वरों की संख्या 1 है, आगत व्यंजनों की संख्या 5 है। और अगर मैं कहता आगत वर्णों की संख्या, तो वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते नहीं आते, तो आगत वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, तो आगत वर्णों में अंग्रेजी का ओ, क, ख, ग, ज और फ, इनकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो आगत स्वरों की संख्या 1 होती है। हाँ, दिनांक शुद्ध लिख रखा है तुमने, मैं क्या लिखूं, तुमने शुद्ध लिख ही रखा है। दिन धन अंक दीर्घ स्वर संधि होती है, दिनांक सही लिखा हुआ है। कुछ लोग तो केवल आते हुए प्रश्न पूछने आते हो, तो क्यों समय अपना खराब करते हो और दूसरों का कराते हो। सब कुछ जो तुम्हें आता है वो पूछ के समय अपना और दूसरों का खराब ना करके, जो नहीं आता वो पूछो, जिससे आपको भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो। ठीक है ना। अब ये दिनांक खुद शुद्ध लिख के मुझसे पूछ रहे हैं कि दिनांक का शुद्ध रूप क्या होगा। अब ये शुद्ध रूप ही तो है, दिन धन अंक, दिन का एक भाग हिस्सा दिनांक होता है। शुद्ध लिख के शुद्ध पूछ रहे। अब देखो यहाँ, तो आगत स्वर 1 है, आगत व्यंजन 5 होते हैं, और आगत वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे, इसलिए ये 6 होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, तो प्रश्न उत्तर भी होगा। वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, जल्दबाजी में उत्तर मत देना, भाषा समझना, इसकी भाषा क्या है। बिल्कुल हाँ, नदी शब्द में अगर संख्यावाचक आए, द्विगंगम, द्वियमनम, पंचगव्यम, पंचयमनम, तब वहां अव्यय भाव समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है, अव्यय भाव समास हो जाता है। ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखो यहाँ, तो वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल, किसका किया जाता है। उत्तर आ रहा है सबका अलग अलग, ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ए और सी आ रहा है। अब इसमें समझना ध्यान से, इसकी भाषा को समझना, भाषा बदल रहा हूं मैं। समानाधिकरण उपवाक्यों को, समानाधिकरण उपवाक्यों को या फिर समानाधिकरण उपवाक्यांशों को अलग करने के लिए, तो समानाधिकरण उपवाक्य होते क्या है, अह रह का संधि विच्छेद अहन धन अहन होगा। ठीक है ना, अह रह होगा। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर पूछना क्या चाह रहा है कि वाक्यांश या उपवाक्यों को, अगर कोई एक उपवाक्य आ रहा है और उसी के उत्तर में कोई दूसरा वाक्य लिखना है, तब क्या प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब कौन से होते हैं, तो देखो मैं चारों विराम चिन्ह बता रहा हूं। ये पूर्ण विराम होता है, जिसमें थोड़ा रुकना पड़े, अल्प विराम, अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े, अर्धविराम, और जिसमें सबसे कम रुकना पड़े, अपूर्ण विराम। तो अर्धविराम कौन सा होता है, ये। अपूर्ण विराम कौन सा होता है, ये। अल्प विराम ये होता है और पूर्ण विराम ये होता है। यहाँ कौन सा आएगा, विकल्प सी उत्तर होगा, जो इनका बिल्कुल सही था अधिकांशतः का। ठीक है ना। आगे समझो, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, ध्यान से सोच के उत्तर देना है। संयोगवश, सोचनीय, पुनरुत्थान और संशोधन, क्या होगा इसका। तिरंगा में बहुब्री समास होता है, विकल्प में बहुब्री ना हो तब द्विगु करना होता है। ठीक है ना। बिल्कुल। प्रौढ़ा में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि का अपवाद होता है, प्र धन ऊड़ा होनी गुण संधि चाहिए थी, हो वृद्धि गई। हाँ बिल्कुल। अरे 5 करने, अब 3 नहीं है, वर्तमान समय में इनकी संख्या 5 है, कै ख ग जय और फै। अब 3 मत कर देना, ये पुरानी बात थी 3। ठीक है। अब देखो और समझो ध्यान से, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध, ध्यान से उत्तर देना, गलत आ रहा है अधिकांशतः का उत्तर। हाँ, दीपावली का संधि विच्छेद दीप धन अवली होता है, दीपकों की पंक्ति या माला होती है। हाँ बिल्कुल। संबंध तत्पुरुष होगा सोमवार। देखो यहां पर अशुद्ध है, तो संयोगवश, सोचनीय, पुनरुत्थान सही लिखे हुए हैं, लेकिन संशोधन गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसको संशोधन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समधन शोधन होता है।
अरे शोध लिखते हो तो ऐसे ही तो लिखते हो शोध, और शोध से ही बना है शोधन। हाँ, तो महावीर में कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना। हनुमान जी के लिए रूढ़ करोगे तब बहुब्री बनेगा। हाँ ना, नीतीश उपाध्याय तुमने तो पता नहीं कहाँ क्या क्या नहीं देखा है, लेकिन दिनांक शुद्ध दिमाग लगाया करो ना, ये होगा। अर्थ अंतर करके बता दिया, दिन धन अंक होगा, तो अंक का ही तो अनुस्वार आएगा इसमें। तुम तो पता नहीं क्या क्या देख लेते हो। तो यही तो कहता हूं कि जो देखने की चीज है वो देखो, जो नहीं है उसको मत देखा करो, है ना। आगे देखो, संशोधन होगा, व्यंजन संधि है इसमें। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछ रहा है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना। बहुत अच्छा उदाहरण है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है वर्त्सना, सामर्थ्य, स्वास्थ्य और गरिष्ठ। चारों विकल्प बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे हैं, ध्यान से उत्तर देना। युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? युधि धन स्थिर होगा। कौन सी संधि होगी युधिष्ठिर में? युधि धन स्थिर होता है। तुम उत्तर दो जब तक मैं एक उदाहरण बता देता हूं। युधि में आ रही है लघु ई, या ऊ के बाद में स या थ वर्ण आ जाए, दंत स का मूर्धन्य से और थ का ठ हो जाता है, क्या बनेगा? युधिष्ठिर बनेगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर बनेगा। तो ई या ऊ के बाद स या थ आने पे दंत स का मूर्धन्य से और थ का ठ हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर इसका अलग अलग आ रहा है। क्यों अलग आ रहा है? हाँ, गौरव का विलोम लाघव होगा। अमित परमार जी, गौरव का लाघव हो जाता है, गुरु का लघु हो जाता है। उत्तर अधिकांशतः बिल्कुल सही दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बिना अर्थ के तो संधि होगी नहीं, केवल एक को छोड़ के, केवल एक को छोड़ के। किसको? अयादि संधि को। हाँ बिल्कुल, देखो तो यहां पर वर्त्सना सही लिखा है, सामर्थ्य नहीं होता, समर्थ धन यह सामर्थ्य होता है, समर्थ धन यह सामर्थ्य होता है। स्वास्थ्य नहीं होता, या तो स्वस्थ होता है या फिर स्वस्थ धन यह स्वास्थ्य होता है। और गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ भोजन, ऐसा भोजन जो आसानी से नहीं पचता है, वो गरिष्ठ भोजन होता है। बिल्कुल, तो उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने सारी पुस्तकों के नाम लिख लिए हैं। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। सब लोग अपने अपनी राय दें। थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। कौन सा है इसमें शुद्ध? हाँ, ध्यान से उत्तर देना है, सोच के उत्तर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी, प्रश्न को समझना है। आज तक आपने खूब पेपर दिए होंगे, लेकिन समस्या ये आती है कि प्रश्न आते हुए ज़्यादा गलत होते हैं। उसका कारण है सिर्फ रटना। तो रटना नहीं, समझना है। बिल्कुल, आगे देखिए इसमें, मैंने सारी पुस्तकों के नाम लिख लिए हैं। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। सब लोग अपनी अपनी राय दें। थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा बताइए? स्वर्ण में व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन होगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हालांकि ये मूल शब्द में आता है। ने का अगर अणे करोगे, ठीक है ना, ये स्वर्ण तत्सम रूप होता है जिसका तद्भव रूप सोना हो जाता है। हाँ देखिए, तो मैंने सारी पुस्तकों के नाम लिख लिए हैं। उत्तर अधिकांशतः इसका सही दे रहे हैं, क्योंकि मैं बोल भी चुका था कि यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। तो यहाँ पर 10 हो गए, तो यहाँ 10 हो गए तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन में क्या लिखेंगे? 10 आदमियों के लिए है। किसके लिए है? 10 आदमियों के लिए। नीतीश भाई जी कोई बात नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखा करो शुद्धिकरण का। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। बेटी पराए घर का धन होता है। प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे। पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे। इसका मूल्य नापा और तोला नहीं जा सकता। इसका मूल्य नापा और तोला नहीं जा सकता। अब बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध देखना है हमें।
हाँ, क्या होगा? हाँ, तो भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। बेटी पराए घर का धन होता है। प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे, इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता। क्या करोगे इसका? हाँ बिल्कुल, हाँ उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखता, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। और कंफ्यूज करने के लिए वो कई बार श्रृंगार ऐसे भी लिख देता है। ध्यान रखना, दोनों ही शुद्ध हैं। ऐसे भी श्रृंगार लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर श्रृंगार ऐसे लिख दिया तो ये गलत होता है, ये गलत होता है, ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, इसमें मैं उदाहरण बता रहा हूं। एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट क्यों करते रहते हो? है औषधि होता है, ओ नहीं आता, औ आएगा। देखो यहां पर भारत की आज वर्तमान स्थिति, तो भारत की आज लिखने की आवश्यकता है क्या? वर्तमान लिख दी तो आज की आवश्यकता नहीं है। तो आज क्या है? जरूरत ही नहीं थी, अनावश्यक पद था। बेटी पराए घर का धन होता नहीं है, ये लिंग संबंधी अशुद्धि है, होती है। ठीक है ना? प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे, सही है, लेकिन इसका मूल्य नापा। अरे मूल्य को नापते हो क्या या तौलते हो? आंका जाता है, मूल्य आंका जाता है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी होगा। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। विदेशी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है विदेशी उपसर्ग से बना शब्द? ये पूछा जा रहा है, ध्यान से उत्तर देना। विदेशी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं उनको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग, और एक कौन से होते हैं? अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग तो आपको कोई समस्या देंगे ही नहीं, सबसे ज़्यादा देते हैं अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग। अब अरबी या फारसी भाषा के उपसर्गों को बहुत आराम से याद कर सकते हो। पहले लिखेंगे बा वाले, बैबा, बे, बिला, बद, और बद का विपरीतार्थक क्या होता है? खुश होता है। बैबा, बे, बिला, बद, बद का विपरीतार्थक विलोम खुश होता है। इसके बाद आएगा एन, तो बैबा, बे, बिला, बद, खुश, एन। अब इसके आगे कैसे याद रखोगे? आप कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि गैर ना सर हम, गैर ना सर हम, फीस, फी का मतलब फीस, ला देंगे, दर को कर दो कम। तो फी का मतलब होता है प्रत्येक, बै का मतलब और बा का मतलब होता है सहित, बे का अर्थ होता है रहित, बिला माने बिना, बद माने बुरा, खुश माने अच्छा, एन माने ठीक, गैर माने दूसरा, ना माने नहीं, सर माने मुख्य या प्रधान, हम माने होता है समान, और फी माने प्रत्येक, ला माने होता है नहीं, ला इलाज, इलाज नहीं, दर का मतलब में होता है, दर हकीकत, हकीकत में, और कम मतलब थोड़ा होता है। तो ये किसके हैं? विदेशी में अरबी फारसी के। तो यहाँ खुश आ रहा है, खुशबू होगा, खुशबू नहीं होगा, खुशबू होगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ कौन सा उपसर्ग आ रहा है? खुश उपसर्ग आ रहा है। यहाँ एन आ रहा है, यहाँ गैर आ रहा है, और ये किसका है? हिंदी भाषा का। नी पर बिन भर सम दूती चौपच, तो ये किसका होता है? हिंदी भाषा का उपसर्ग होता है। और ये तीनों के तीनों किसके हैं? विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी होगा, बिल्कुल। निम्नलिखित में से पिटाई शब्द किस प्रत्यय का उदाहरण है? पिटाई शब्द, हाँ बिल्कुल, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखो अब, अरे ये रोज पूछ लेते हैं, रोज राना लेके आ जाते हैं बाजार। अरे बाजार स्थान विशेष है, क्या है? बाजार स्थान है, ठीक है ना? तो इसका ध्यान रखना। कुछ विद्वान इसको भाववाचक संज्ञा में बताते हैं। सन्यासी का ध्यान रखना, सन्यासी में अगर ये भी विकल्प में दे रखा हो और विकल्प में ये भी दे रखा हो
और आपसे पूछ ले, दोनों को एक साथ देखे शुद्ध कौन सा है। ध्यान रखना, सन्यासी को ये देना है, प्राथमिकता में ये करना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इस बात का। हाँ बिल्कुल, गौरव में कोई संधि विच्छेद नहीं होगा। अरे प्रत्यय का नियम लग रहा है उसमें, आगे समझो। अब तो यहां पूछ रहा है कि पिटाई शब्द किस प्रत्यय का उदाहरण है। तो पीटना क्रिया है और पीटना क्रिया से भाववाचक कृदंत प्रत्यय बनाया गया है। कौन सा होगा? भाववाचक कृदंत प्रत्यय होगा, क्योंकि जब किसी क्रिया से प्रत्यय का निर्माण हो रहा है तब तो क्या होगा? कृदंत प्रत्यय होगा। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से प्रत्यय का निर्माण हो रहा है तो वो कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। तो पीटना क्रिया से पिटाई भाववाचक संज्ञा बनी है। लड़ना से लड़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, पीटना से पिटाई, ये क्या होते हैं? भाव होते हैं, भाववाचक कृदंत प्रत्यय में आएगा। तो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। हाँ आगे समझिए, साध शब्द किसका पर्यायवाची है? घृत, घास, घटा या घट का। बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ अरे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, औषधि यही शुद्ध होगा, बिल्कुल मत घबराना, ये शुद्ध है औषधि, ठीक है ना। हाँ लेकिन आप जो बता रहे हो ना, हाँ अंतेवासी का शब्द का अर्थ क्या होता है? अंतेवासी कहते हैं गुरु के समीप रह के पढ़ने वाला। अब सुनो, आप जो कह रहे हो औषधि और इस औषधि, इन दोनों को भी क्या है? शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन आपको तो ध्यान ये रखना है हिंदी के अनुसार औषधि ये शुद्ध होगा, ठीक है ना। हिंदी के अनुसार आपको तो इसका ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, साध शब्द किसका पर्यायवाची है? हाँ उदासीन उसे कहते हैं जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अलग रहने वाला होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, साध शब्द किसका पर्यायवाची है? घृत, घास, घटा या फिर घटका। साध घास का होता है। किसका पर्यायवाची होता है? बिल्कुल घास का होता है, ध्यान रखना इसका। जैसे आप कुश कह देते हो, दूब कह देते हो, दूर्वा भी कह देते हो, ठीक है ना। अब आगे समझो, घृत किसका होता है? घी का होता है। घटा किसका कहते हो? अब कहते हो नहीं, घटा किसकी? घटा बादल की। कितने सरल सरल प्रश्न पूछ के समय खराब करते। यद्यपि में भी नहीं पता क्या? यदि धनापि होता है, यदि धनापि होता है। मेघ माला होती है, नहीं होती? घटा क्या है? मेघ माला होती है। और घट, अब घट का मतलब जानते ही हो सब, घट, घट में गागर कहते नहीं है कि मेरे घट, घड़ा, जिसका आप घट तत्सम रूप होता है, जिसका तद्भव रूप क्या बन जाता है? घड़ा बन जाता है, घड़ा या गागर। तो घास इसका पर्यायवाची होता है। अगला है प्रवंचक शब्द किसका पर्यायवाची है? प्रवंचक, बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, क्या होगा प्रवंचक का? बिल्कुल, प्रवंचक किसको कहते हैं? बहुत ही प्रवंचक आदमी है वो, बड़ा ही प्रवंचक आदमी है। अरे किसको कहते हैं प्रवंचक? प्रवंचक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाँ, टीका, ठाव, ठग या ठीक के लिए। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अरे बड़ा प्रवंचक आदमी है, किसको कहते हैं? ठग को कहा जाता है, ठग। बहुत ही प्रवंचक आदमी है, बड़ा ही ठग आदमी है, बिल्कुल ठग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी को आप जालसाज भी कह देते हो, अड़ी मार भी कह देते हो, धूर्त कह देते हो, छली कह देते हो, ये सब इसी में आते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ दोनों ही शुद्ध हैं ये। हाँ बिल्कुल। टीका क्या है? भाषांतरण या वृत्ति होती है, भाषांतरण या वृत्ति होती है, भाषांतरण या वृत्ति को कहते हैं। अब ठाव का मतलब क्या है? ठाव, ठाव कहते नहीं कहते, जिसे आप क्या कह देते हो? स्थल कह देते हो, ठौर कह देते हो। ठाव, स्थल, ठौर या ठिकाना कह देते हो, ठौर या ठिकाना कह देते हो या फिर स्थल कह देते हो। और ठीक कहते नहीं, ये बिल्कुल सही है, उचित है, शुद्ध है, तो ये आपके लिए उचित रहेगा, ठीक रहेगा। कहते हो नहीं कहते? तो इस प्रकार से ये ठग प्रपंचक कहलाता है, प्रवंचक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म शब्द अशुद्ध है? विधि, निषेध, विधि, निषेध। दूसरा है, अरे दोनों सही होते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि ये गलत होता है। देखो समझ लो, इसको बता देता हूं, बार बार कमेंट कर रहे हो। सम, धन,
प्रदान। ठीक है, अब नियम क्या होता है, यदि मैं के बाद का से लेके भा तक का कोई वर्ण आ जाए पंचम वर्ण को छोड़कर, तो मैं का अनुस्वार भी हो जाता है और मैं का पंचम वर्ण भी हो जाता है। अनुस्वार भी मैं का बनेगा, पंचम वर्ण भी मैं का बनेगा। पंचम वर्ण बनता तो मैं का ही है, लेकिन अगले वर्ण के वर्ग का बनता है। तो इसको कैसे लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर समझो एक उदाहरण और, बार बार दमादम कॉपी पेस्ट करते रहो। समझो यहाँ पर ऐसे कॉपी पेस्ट करने की बजाय इसको समझ लो, समधन कर, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं के बाद में कै आया तो मैं का अनुस्वार हो गया, अनुस्वार बना दिया। मैं का पंचम वर्ण भी बनेगा, किसके वर्ग का, अगले वर्ण के वर्ग का। कै वर्ग का पांचवा क्या होता है, अंग। और अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला अधूरा और नीचे वाला पूरा होता है। अब कुछ कहते हैं कि तीनों आ गए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, तीनों शुद्ध हैं। अब तीनों शुद्ध हैं तो कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, तीनों ही सही हैं ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, वाचस्पति पति में कौन सा समास है, वाणी का पति है जो रूढ़ होके बहुब्री में चला जाता है, इसलिए बहुब्री समास होगा। देखिए, विधि का निषेध, विराट का क्षुद्र हो जाता है, वंदे का निंदे हो जाता है, और वन्य का सर्जन होगा। कौन सा होगा, ध्यान से उत्तर देना। कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, बिल्कुल हाँ। अरे वन्य का तो वो होगा जिसे किसी ने नहीं पाला, जैसे कि आपके जंगली जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो क्या होते हैं, वन्य होते हैं। वो क्या होते हैं, वन्य होते हैं। तो वन्य का क्या हो जाएगा, है पालतू होगा, नहीं होगा, तो वन्य का तो क्या हो जाएगा, पालतू हो जाएगा। वो वन्य जीव है, पालतू जीव है, वन्य जीव है। तो वन्य जीव होंगे तो वो बात जंगल में रहेंगे, और पालतू होंगे तो हमारे कहाँ रहेंगे, पास रहेंगे। तो ये वन्य जीव है, ये पालतू जीव है। तो विपरीतार्थक या विलोम हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल। और विसर्जन, सर्जन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, विसर्जन कर देना। तो सर्जन का विसर्जन होगा, नहीं होगा, सर्जन का क्या कर देंगे, विसर्जन, बिल्कुल। तो सर्जन विसर्जन हो जाएगा, उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है कि कस शब्द का अर्थ सुट्टा है। कस, कस शब्द का अर्थ सुट्टा है, तो कस शब्द का अर्थ क्या होगा, कस का। दोनों कस में अलग अलग है, एक तो आप कस लगाते हो, सुट्टा लगाते हो ना, वो होता है, और एक कस क्या होता है, कसौटी, अवध, निपुणता या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छे उदाहरण है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना है, बिल्कुल। अब देखिए यहां पूछ रहा है कि कस किसका है, तो क्या होगा, बिल्कुल उत्तर कुछ सही दे रहे हैं। हाँ, कस का मतलब कसौटी होता है, कस का मतलब क्या होता है, कसौटी होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो कस है उसका अर्थ क्या होता है, सुट्टा होता है, और जो बाद में कस आ रहा है उसका अर्थ क्या होता है, कसौटी होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये समझ आ गया होगा। हाँ, अब देखो आगे समझो, एक है अवध और एक है निपुणता। कौशल, कुशल धन है कौशल, तो एक तो क्या होगा, कुशल होता है, कुशल मतलब निपुण व्यक्ति होता है, कहते हो नहीं कहते, तो कुशल धन है कौशल बनेगा। और एक कौशल होता है, कौशल नगरी है कि नहीं है, तो कौशल और कुशल धन है कौशल बनेगा, निपुण होगा। तो कौशल का मतलब तो अवध होगा और कौशल का मतलब निपुणता होगा। और ये कौशल किससे मिलके बना है, कुशल से। कुशल में अ प्रत्यय जोड़ के कौशल बनाया है, तो कुशल है इसका मतलब निपुण है, बड़ा कुशल आदमी है। ये वट वृक्ष में रोज संधि पूछते हो, अयादि संधि है, वटोधन वृक्ष होता है, वटोधन वृक्ष होता है, विकल्प ये उत्तर होगा। अगला है ऊह पोह शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। ऊह पोह, तो ये ऊह पोह में अगर संधि पूछे तो ध्यान रखना, बहुत बार पूछी जाती है इसमें संधि, दीर्घ स्वर संधि होती है। ऊह पोह में कौन सी संधि होती है, ऊह धन अपोह होता है, ऊह धन अपोह। अब क्या करें क्या ना करें, हाँ क्या करें क्या ना करें, ये जो स्थिति आ जाती है, जो असमंजस वाली स्थिति होती है, इसी को कहते हैं ऊह अपोह। अब देखो यहां पर, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो,
विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें निष्कर्ष ना निकले, और ऊपर की ओर जाने वाला वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो। सारे विकल्प बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। हाँ बिल्कुल। अरे शिवानी जी, शिवानी में कोई संधि नहीं होगी, तुम पृथ्वी पर अवतारित हो, आपकी कोई संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि शिवानी शिवानी ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये मूल शब्द है शिवानी में, बिल्कुल कोई नहीं होगी। बस आनी प्रत्यय है, शिव इसमें मूल शब्द है। अगर ऐसे करोगे तो दीर्घ स्वर संधि में आएगा, क्योंकि शिव धन आनी, लेकिन ध्यान रखना ये मूल शब्द में माना जाएगा शिवानी, ठीक है ना। शिव धन आनी करोगे तब होगा। तो वह क्या होता है, विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले। ऐसे ऐसे कमेंट पूछते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, अपने नामों में ही संधि विच्छेद कराने लगते हो। अरे विच्छेद नहीं, संधि करना सीखो, ठीक है ना। संधि करो लोगों से, विच्छेद नहीं, विच्छेद गलत चीज होती है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए हम, तो ये क्या होगा, उत्तर विकल्प बी होगा, बिल्कुल। हाँ, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसको क्या कहते हैं, एकाग्र चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एकाग्र चित्त कहते हैं। अब ये चित्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अब इसमें कैसे करोगे, तो इस चित्त को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त वाला चित्त, पहले चित्त की बात करेंगे, क्योंकि ये चित्त तीन होते हैं। हाँ बिल्कुल, तीन चित्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो चित्त होता है अधूरा तय, और एक चित्त होता है पूरा तय, और एक चित्त होता है एक अधूरा और एक पूरा तय आता है, ऐसे करके। अब देखो तीनों का अर्थ समझ लेना, ये परीक्षा में आने पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो कई लोग तो यूं ही भूल जाते हैं कि मैं संधि पूछ रहा हूं या समास पूछ रहा हूं, कुछ भी लिख देते हैं। अक्षौहिणी में कौन सा समास होगा, सेना का बल होता है, संबंध होगा, ठीक है ना, संबंध समास होगा। नीरव में कौन सी संधि होगी, नीरव में विसर्ग संधि होगी, निये धन रव होगा, निर्धन रव मत करना। अब देखो यहाँ, तो अधूरा क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान कैसा होता है, अधूरा। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य है क्या जिसको पूरा ज्ञान हो, कोई नहीं है। इसका मतलब ज्ञान कैसा होता है, अधूरा होता है। और पूरा हो गया, अब पूरा हो गया इसका मतलब दो पहलवान कुश्ती लड़ते, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पूरा कर देता है। पूरा क्या कर देता है, पीठ के बल, और पूरा कर दिया पीठ के बल, तो वो क्या हो गया, चित्त हो गया। ध्यान से समझना और अच्छे से समझना। अधूरा क्या होता है, ज्ञान होता है। पूरा क्या होता है, पीठ के बल। अब एक अधूरा है और एक पूरा है। एक लड़के की नई नई शादी हुई और उसकी लुगाई उसको छोड़ के भाग गई, तो एक के बिना दूसरा कैसा हो गया, अधूरा हो गया। अब एक के बिना जब दूसरा अधूरा हो गया तो क्या नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। अब छोड़ के भाग जाएगी तो मन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो एक के बिना दूसरा कैसा हो जाता है, अधूरा हो जाता है। तो चित्त अधूरा ज्ञान है, पूरा पीठ के बल है, और एक अधूरा और एक पूरा है। इसका मतलब क्या नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, चित्त हो जाएगा। तीनों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। समझ आ गया होगा। अब देखिए, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो वो एकाग्र चित्त होता है। क्या होता है, एकाग्र चित्त होता है, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे याद रखेंगे, और कैसे याद होंगे आपको। हाँ बिल्कुल, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वगामी कहलाएगा। ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वगामी कहलाएगा। हाँ बिल्कुल, आगे समझिए। और वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो उसे उपहास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उपहास कहते हैं। किसी का उपहास करना, तो व्यंग्यात्मक रूप की जो हंसी होती जिसमें अपमान का भाव होता है वो क्या कहलाता है, उपहास कहलाता है। हाँ बिल्कुल, तो उत्तर विकल्प बी होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है। रेखांकित करना मत भूलना, है और नहीं है में, ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, अब समझिए हमें, अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ जो किसी कार्य चिंतन में डूबा हुआ हो, तल्लीन,
तैरकर पार होने की इच्छा, तितीर्षा, किसानों को ऋण के रूप में दी गई आर्थिक सहायता, तकावी। अब यहां पूछ रहा है अशुद्ध कौन सा है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना है इसका। हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है, प्रश्न 2 बनते हैं यहां। सबसे अधिक बार और सबसे ज्यादा दोनों में अंतर होता है। सबसे अधिक बार और सबसे ज्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इसमें अंतर होता है। सबसे ज्यादा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है पूर्ण विराम का, और सबसे अधिक बार अल्प विराम का, दोनों में अंतर है। एक से अधिक शब्द आएंगे तो वो अधिक बार आएगा, सबसे अधिक बात खत्म होगी तो पूर्ण विराम आएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहां तो अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्व को होता है, बिल्कुल सही है। हाँ क्या है, बिल्कुल सही है। जो किसी कार्य चिंतन में डूबा हुआ हो तल्लीन होता है, तत् धन लीन। हाँ आगे देखो, तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षा नहीं होता। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, तितीर्षु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, उसे क्या कहेंगे, तितीर्षु कहेंगे। क्या कहलाएगा, तितीर्षु कहलाएगा। और तितीर्षा क्या है, तैरने की इच्छा जो होती है, तैरने की इच्छा तितीर्षा है। तैरने की इच्छा तितीर्षा है, दोनों में अंतर समझ आया। तैरने की इच्छा तितीर्षा है और तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु होता है। तो इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है, उत्तर विकल्प सी होगा। देव प्रेम से खाना खाता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, कैसी क्रिया है ये। हाँ बिल्कुल, क्या होगा, अरे निशीथ का कैसे कैसे सरल प्रश्न पूछने लग जाते हैं। अरे प्रश्नों का स्तर तो थोड़ा देख लिया करो जगदीश पांचोली, हैं। निशीथ का अर्थ क्या होता है, इतने सरल प्रश्न पूछते हो। निशीथ का मतलब इतना भी नहीं पता क्या तुम्हें, रात्रि होता है, रात्रि का पर्यायवाची होता है। हाँ बिल्कुल, देव प्रेम से खाना खाता है, प्रयुक्त क्रिया है। क्या खाता है, खाना खाता है। तो कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्या खाता है, खाना खाता है। कौन खाता है, देव खाता है। कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि खाना कर्म है और देव करता है। तो विकल्प डी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। उत्तर देने से पहले बहुत ध्यान से सोच लेना, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है। सोच के उत्तर देना, क्योंकि ये चीज आपने किताबों में नहीं पढ़ी होगी, और पढ़ी भी होगी तो सोच के उत्तर देना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। पदबंध समझ नहीं आ रही, बहुत सरल है। पदबंध में क्या होता है, वाक्य का पूरे का निचोड़ निकाल लो, उस वाक्य के पूरे में निचोड़ क्या है उसका, वही उसका पदबंध होता है। हाँ बताइए क्या होगा उसका। नरों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष। नरोत्तम में 3 समास होते हैं, ठीक है ना। संधि की बात करें तो गुण स्वर संधि होगी, नर धन उत्तम, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहां पर क्या होगा, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। बहुत अच्छे से समझना और ध्यान देना। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, सबके उत्तर अलग आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, मोहन सोहन को 500 रुपए उधार देता है, भाई बहन को 500 रुपए देता है, मां ने धोबी को कपड़े दिए। कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल, स्वर्ग में विसर्ग संधि है, स्व धन गए, विसर्ग संधि है। बहुत ध्यान से सोच के उत्तर देना है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, सबके उत्तर अलग है। तद नहीं होता, तत् धन लीन होता है। तल्लीन में तत् होगा, तद नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। तो राजा ब्राह्मण को गाय देता है, मोहन सोहन को 500 रुपए उधार देता है, भाई बहन को 500 रुपए देता है, मां ने धोबी को कपड़े दिए। आंसर आना ही बंद हो गए, उत्तर ही नहीं दे रहा कोई, बिल्कुल उत्तर नहीं आ रहा। एक का उत्तर आया है, वो डी दिया है, बाकी के उत्तर आने ही बंद हो गए। अरे उत्तर दो सोच के,
ध्यान से उत्तर दो। हाँ, राजेश यादव ने कह दिया नहीं पता। तुक्का मारने वाले तुक्का भी मार रहे हैं, लेकिन उत्तर अभी तक सबके अलग अलग आ रहे हैं। एक उत्तर बिल्कुल सही आया है, बाकी के उत्तर अलग आ रहे हैं। हाँ, प्रतिभा सारण, माधवी शर्मा और अनिल यादव बिल्कुल सही दे रहे हैं। ध्यान से समझ लो, अब उत्तर इसका विकल्प ए होगा। यदि आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या और किसको के द्वारा प्रश्न करो। यदि क्या और किसको का उत्तर आए, दोनों का एक ही उत्तर आ जाए, समझना ध्यान से। किसको का तब करना है जब कर्म के साथ में को परसर्ग आ रहा हो, कर्म सजीव हो। और क्या से प्रश्न करना है, कर्म के साथ को परसर्ग नहीं हो। और क्या और किसको दोनों का प्रश्न उत्तर आ जाए, दोनों प्रश्नों का उत्तर आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो क्रिया कैसी होगी, द्विकर्मक होगी। अब ध्यान से समझना इसमें जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। क्या देता है? गाय। किसको? ब्राह्मण को। तो देखो, उदाहरण नहीं है पूछ रहा है इसमें, ठीक है। क्या देता है? गाय। किसको? ब्राह्मण को। क्या और किसको, दोनों का उत्तर आ गया। लेकिन यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। और को परसर्ग होते हुए भी वहां कर्म कारक ना होकर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अब यहां पे आपको दो बात समझ में आई। को परसर्ग होते हुए भी कर्म कारक नहीं होता, क्योंकि देने का बोध होने पर, दान होने पर संप्रदान कारक हो जाता है, कर्म कारक नहीं होता। अब मोहन सोहन को 500 रुपए उधार नहीं लिखता, केवल लिखता मोहन सोहन को 500 रुपए देता है, तब ये एक कर्मक क्रिया होती। लेकिन उसने साफ लिख दिया कि दान में नहीं दे रहा हूं भैया, उधार दे रहा हूं, वापस लूंगा, इसलिए ये कैसी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। उधार नहीं होता, एक कर्मक क्रिया होती। भाई और बहन के रिश्ते का बोध करा दिया तो यहां पर उधार और नगद का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। भाई बहन को दे रहा है, उसका फर्ज है, दान में नहीं दे रहा, द्विकर्मक क्रिया है। मां ने धोबी को कपड़े दिए। क्या दिए? कपड़े। किसको? धोबी को। कैसी क्रिया होगी? द्विकर्मक। अब इसकी जगह में इसको ऐसे लिख देता, मां ने भिखारी को कपड़े दिए। मां ने भिखारी को कपड़े दिए। अब ये कैसी क्रिया होगी, इसका आपको ध्यान से उत्तर देना है। अब कौन सी क्रिया होगी? अरे मां ने भिखारी को कपड़े दिए तो ऐसे दिए क्या भैया, भिखारी ये ले कपड़े, थोड़े दिन तू पहन ले, उसके बाद जब तेरा मन भर जाए तो फिर तू मुझे वापस देना, ऐसे कह के दिए क्या? नहीं। कैसे दिए? दान में दिए। देने का बोध हो रहा, दान। क्या दिए? कपड़े। किसको? भिखारी को। देने का बोध हो रहा है, कपड़े क्या है? कर्म है। कपड़े क्या है? कर्म है। और भिखारी को दे रही है तो ये कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक नहीं होगा, संप्रदान कारक होगा। अब यहां पे मां ने धोबी को दिए तो कैसे दिए? धोने के लिए या प्रेस के लिए, वापस धोपी लाएगा, तो ये कैसा होगा? द्विकर्मक क्रिया होगी। तो ध्यान रखना कि देने का बोध हो रहा हो, रिश्ता नहीं होना चाहिए उनके बीच। कैसे? जैसे भाई ने बहन को, पिता ने पुत्र को, माता ने पुत्री को, वहां दान नहीं, फर्ज आता है। इसका ध्यान रखना। उत्तर विकल्प ए होगा। राजा ब्राह्मण को गाय देगा तो किस में देगा? दान में देगा। एक कर्मक क्रिया होगी। और यहां भी कैसी क्रिया होगी? ये एक कर्मक क्रिया होगी। कैसी होगी? एक कर्मक क्रिया होगी, क्योंकि भिखारी को कपड़े दान में दिए जा रहे हैं। उत्तर इसका विकल्प ए होगा। आगे समझिए, दैन्यावस्था शब्द में कौन सी संधि होगी? दैन्यावस्था शब्द में दैन्य धन अवस्था, तो ए के बाद में ए आया, आ हो गया। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। और ये दैन्य भी किससे मिलके बना है? दीन धन यह से मिलके बना है। यह प्रत्यय के कारण इस दीर्घ ई का क्या हो जाएगा?
आई हो जाएगा। दीन धन यह क्या बनेगा, दैन्य बनेगा। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न है कि मानवोचित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अब ओ आ रहा है, ओ दो कंडीशन में आता है, या तो विसर्ग का ओ बनता है या गुण संधि में ओ बनता है। तो मानव धन चित तो होगा नहीं, क्या बनेगा, मानव धन उचित होगा। अब ए के बाद में उ आया तो क्या हो गया, ओ हो गया। क्या हो रहा है, गुणादेश हो रहा है, इसलिए कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। ऋत्वंत शब्द में संधि है, कौन सी संधि होगी, ऋत्वंत शब्द में। ध्यान से और सोच के उत्तर देना, ध्यान देना है इसमें। हाँ बिल्कुल। नरोत्तम में विसर्ग संधि नहीं है क्या, अरे अभिषेक गुप्ता भैया जी कैसे बना रहे हो नरोत्तम में विसर्ग संधि आप। नर धन उत्तम, नर धन उत्तम इस प्रकार से बनेगा नरोत्तम। इसके चक्कर में आप कब से दमादम कमेंट करते जा रहे हो, ये होगा नरोत्तम। नर धन उत्तम नरोत्तम हो जाएगा। बात करें अगर संधि की तो गुण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ आगे समझिए, अगला प्रश्न क्या है समझ देना। हाँ क्लास चलती है 9 बजे, शनिवार को नहीं होगी, सोमवार को होगी। अब ठीक है ना, सोमवार से शुक्रवार तक होगी। कल क्लास नहीं चलेगी, कल ऑफ रहेगा। अब सीधी सोमवार को होगी। ध्यान दो, ऋत्वंत शब्द में कौन सी संधि है। अब जाहिर सी बात है, तय से पहले वैसे पहले अधूरा वर्ण है तो ऋतु धन अंत होगा, नहीं होगा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, ऋतु धन अंत होगा। अब ये कैसे बना ऋत्वंत, तो ऋतु में क्या आ रहा है, लघु उ, क्या बनेगा वह। तय में से उ गया तो तय अधूरा, उ का बना वह अधूरा। आगे क्या आ गया, अंत आ गया। री का री लिख दिया, तय अधूरा लिख दिया, वह में है मिला, वह पूरा मिला के लिखा तो ऋत्वंत बना। कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। अब कुछ लोग रट लेते हैं, यर लेवे से पहले अधूरा वर्ण आ जाए, आंख बंद करके कौन सी संधि कर दो, यण स्वर संधि कर लो। ये आ गए काका जी स्वेच्छा में। अब स्वेच्छा में वैसे पहले अधूरा वर्ण आ गया, ठोक दो इसमें यण स्वर संधि, हो जाएगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्वधन इच्छा आ रहा है, आ और ई मिलके ए हो रहे। यहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो गलती से रटना मत, मैं बार बार यही समझाता हूं कि रटना नहीं है। हाँ उज्ज्वल का इज्जे कैसे लिखेंगे, उज्ज्वल उत धन ज्वल से बनेगा। बहुत बार पूछा जाता है ये उज्ज्वल संधि विच्छेद में भी और शब्द शुद्धिकरण में भी। तय के बाद में जय आ रहा है तो तय का भी क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, उज्ज्वल बनेगा, व्यंजन संधि होगी। आगे समझो, ध्यान से समझो। अगला प्रश्न पूछा है कि कनक लता शब्द में समास है, बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से उत्तर देना इसका क्या होगा। हाँ बिल्कुल। रामानुज में कौन सी संधि होगी, रामानुज में समास पूछ रहे हो, संधि होगी रामधन अनुज, रामधन अनुज दीर्घ स्वर संधि। बात अगर इसमें समास की करें तो समास इसमें बहुब्री होगा। राम का अनुज है जो, किसके लिए आ रहा है ये, भगवान श्री राम का छोटा भाई कौन था, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के लिए रूढ़ होने के कारण बहुब्री समास होगा। बिल्कुल। आगे समझिए, इसमें कनक लता शब्द में समास है, कर्मधारय है, बहुब्री तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास, कौन सा होगा। हाँ राजू भरतपुर, राम राम भैया जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्या होगा इसका, निबंध का संधि विच्छेद क्या होगा। अरे निबंध का संधि विच्छेद नहीं होता, संयोग होता है। निधन बंध, नी माने होता है रहित, बंध माने बंधन, ऐसा बंधन जिसमें कोई रुकावट नहीं हो। अर्थात निबंध क्यों लिखवाया जाता है, निबंध एक ऐसी चीज है, अगर आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो उस पर निबंध लिखवा लो, वो अपनी पूरी आत्मा से उसमें लिख देगा, सब कुछ उड़ेल देगा, जो कुछ भी उसके मन में भाव है वो सब लिख देता है। इसलिए इसको कहते हैं निबंध, जिसमें कोई बंधन नहीं है, छूट होती है पूरी। बताइए कनक लता शब्द में कौन सा समास है, बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से उत्तर देना। बिल्कुल, क्या होगा इसका, कनक लता। अरे बहुत सरल है, विशेषता नहीं बता रहा क्या, किसकी, लता की, कनक रूपी लता है,
तो कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। कनक के समान लता, कनक रूपी लता, जाहिर सी बात है कर्मधारय समास होगा। आगे समझिए, खगेश शब्द में समास है, खगेश। हाँ बिल्कुल, क्या होगा? खगेश शब्द में समास है, खग धन ईश, गुण स्वर संधि है। खगेश, खग धन ईश, संधि की बात करें, ध्यान रखना, समास करो तो उनमें विच्छेद भी करके देख लिया करो, उससे भी क्या निकल आता है? समास निकल के आ जाता है। खग धनीश, खग कहते हैं पक्षियों को, ख माने आकाश में, गा माने गमन करने वाले, आकाश में गमन करने वाले पक्षी होते हैं। और खगों का ईश्वर कौन होता है? गरुड़ होता है। खग माने पक्षियों का, ईश माने स्वामी, और पक्षियों का स्वामी कौन है? गरुड़ राज है। तो उत्तर कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये खग माने पक्षियों का, ईश माने स्वामी होता है, और पक्षियों का स्वामी कौन है? गरुड़ है। तो गरुड़ के अर्थ में रूढ़ होने के कारण कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न अगला है, नव वर्षोपहार शब्द में कौन सा समास होगा? नव वर्ष धन उपहार, संधि की बात करते तो कौन सी संधि हो जाती? नव वर्ष धन उपहार। नव वर्ष धन उपहार में कौन सी संधि होगी? ए और उ मिलके ओ होने के कारण कौन सी हो जाती है? गुण स्वर संधि हो जाती है। कौन सी हो जाती है? गुण स्वर संधि हो जाती है। पूछ रहा है कि नव वर्षोपहार शब्द में समास है, कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष, कर्म करण संप्रदान या अपादान तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? ध्यान से उत्तर देना है। बिल्कुल, मोहन बहुत सोता है, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सोना अकर्मक क्रिया होती है। बिल्कुल, क्या होगा इसमें? अरे बहुत सरल उदाहरण है। किसके लिए दे रहे हो उपहार? नव वर्ष के लिए। नव वर्ष के लिए उपहार, नव वर्ष के लिए क्या दे रहे हो? उपहार दे रहे हो। तो के लिए किस में आता है? संप्रदान में आता है। संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न अगला पूछा गया है, अंगूठा चूमना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। अब यहाँ पे अंगूठा कई प्रकार के काम में आता है। अंगूठा कई कामों में आता है। क्या क्या काम आता है आज देखना कि कितने काम का होता है ये अंगूठा। काम का नहीं होता तो ऐसे ही एकलव्य से क्यों मांगा जाता? काम का होता है तभी तो मांगा जाता है। तो क्या होता है देख लो ध्यान से। अंगूठा चूमना मुहावरे का उचित अर्थ तो होगा चिढ़ाना, देने से इनकार करना, किसी की परवाह ना करना, खुशामद करना। क्या होगा? अंगूठा चूमना। बहुत अच्छा उदाहरण है, चारों के लिए समझेंगे हम। बिल्कुल, हाँ, उन्मुख में उत्तधन मुख होगा, उन्मुख होगा। हाँ बिल्कुल, क्या होगा इसमें? तो अंगूठा चूमना। अब आप किसी का अंगूठा कब चूमते हो? जब उस किसी की खुशामद करते हो। बिल्कुल, खुशामद करते हो। हाँ, आगे देखिए, तो खुशामद करने के लिए तो अंगूठा चूमोगे। अब देखो, अंगूठा चूम लिया तो खुशामद हो गई, और अगर अंगूठा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया, बिल्कुल, अंगूठा दिखा दिया का मतलब क्या है? देने से इनकार कर दिया। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखाना तो कहते हो नहीं कहते? अंगूठा दिखा रहे मतलब क्या है? देने से इनकार कर रहे हैं। और अंगूठा नचा दिया, इसका मतलब क्या कर दिया? चिढ़ा रहे हो आप। अंगूठा दिखाना क्या मतलब होता है? अंगूठा दिखाने का मतलब होता है चिढ़ाना। वह मुझे अंगूठा दिखा गया। अंगूठा दिखाना नहीं, अंगूठा दिखाना मतलब क्या है? देने से इनकार कर देना। कह दिया नहीं कि उसने क्या दे दिया? अंगूठा दिखा दिया मुझे, तो मैंने उससे मांगा और उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब देने से इनकार कर दिया। अंगूठा नचा रहे हो, अगर अंगूठा नचा रहे हो इसका मतलब किसी को चिढ़ा रहे हो। अब देखो कैसे, अंगूठा दिखाना ऐसे करते हो और अंगूठा ऐसे हिला रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? चिढ़ा रहे हो। और किसी की परवाह ना करना, कहते हो नहीं मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं तुम जैसों को अंगूठों पर मारता हूं। किस पे मारता हूं?
अंगूठे पर मारता हूं, कहते हो नहीं कहते? तो अंगूठे पर मारना मतलब किसी की परवाह नहीं करना। कितना काम का होता है ये अंगूठा, संभाल के रखना। अब इसको समझ आया नहीं आया? पहला अंगूठा नचाना चिढ़ाना होता है, चिढ़ाते हो नहीं चिढ़ाते? ले 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 करते हो नहीं करते? देने से इनकार करना अंगूठा दिखाना होता है। किसी की परवाह नहीं करना अंगूठे पे मारना होता है। और अंगूठा चूम रहे हो, खुशामद कर रहे हो। सारे समझ आ गए? बहुत। अगला है कि चिलमची यार किसके दम लगी तब खिसके। चिलमची यार किसके दम लगी तब खिसके। अब इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? चिलमची यार किसके दम लगी तब खिसके। तो बड़े लोगों की हर कोई खुशामद करता है, बड़े लोगों की हर कोई खुशामद करता है। स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ पूर्ण होने पर संबंध तोड़ लेता है। बहकावे में आकर विपत्ति में पड़ना, मजदूरी में रिश्तेदारी नहीं चलती। मजदूरी में, मजबूरी नहीं है, ये मजदूरी लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब समझो और ध्यान से उत्तर देना, बहुत अच्छे से समझना। क्या पूछना चाह रहा है ये कि बड़े लोगों की हर कोई खुशामद करता है। तो यह पूछ रहा है कि चिलमची यार किसके, और जैसे ही स्वार्थ पूरा हो जाता है तुरंत वो खिसके। तो ये क्या होगा? स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ पूर्ण होने पर संबंध तोड़ लेता है। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। मोहन बहुत सोता है। कितना सोता है? बहुत सोता है। तो ये कितना कितनी से उत्तर आने पर कौन सा हो जाता है? ध्यान रखना। अगर कब का उत्तर आएगा कालवाचक होगा, कहाँ का आएगा स्थानवाचक होगा, कैसे का आएगा रीतिवाचक होगा, कितना कितनी का आएगा परिमाणवाचक होता है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सुशांत सिंह बघेल जी। पार्थ में कौन सा प्रत्यय है? प्रथा धन ए, पार्थ में ए प्रत्यय होता है। बिल्कुल। आगे देखो, बड़े लोगों की हर कोई खुशामद करता है। क्या मतलब होता है? बिल्कुल ध्यान से समझना इसका। हाँ, चिकने मुंह सभी चाटते हैं। बड़े लोगों की हर कोई खुशामद करता है, चिकने मुंह सभी चाटते हैं। अगला है बहकावे में आकर विपत्ति में पड़ना। चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम। और मजदूरी में रिश्तेदारी नहीं चलती, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो ये किसका होता है? मजदूरी में रिश्तेदारी नहीं चलती है। बिल्कुल। आगे समझिए। छटाक भर आटा पुल पर रसोई। आटा कितना है? छटाक भर है। और रसोई किस पे बना दी है? पुल पे बना दी है। विधायक में अयादी संधि है। आगे देखो, परिश्रम का लाभ ना मिलना। जीते जी कुछ तो काम करना ही पड़ता है। छोटे कार्य के लिए बड़े संसाधन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छटाक भर आटा पुल पर रसोई क्या होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या प्रयोग करोगे इसका? हाँ बिल्कुल। परिश्रम का लाभ ना मिलना, जीभ भी जल गई और स्वाद भी नहीं आया। जीते जी कुछ तो काम करना ही पड़ता है। जब तक जीना है तब तक सीना है। छोटे कार्य के लिए बड़े संसाधन, छटाक भर आटा पुल पर रसोई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है? किस में नहीं है? ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। किस में नहीं है? ध्यान से समझना है। गए और गए में कौन सा शुद्ध है? गए होता है, गए नहीं होता। समझ गए ना? ये ध्यान रखना। आंख का अंधा नाम नैनसुख, गुणों के विपरीत नाम होना। आंख का अंधा नाम नैनसुख का मतलब होता है गुणों के विपरीत नाम होना। और आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये क्या होता है? मूर्ख किंतु संपन्न होता है। हाँ बिल्कुल। तो यहां राम द्वारा आम खाया जाता है। राम आम खाता है, कर्तृवाच्य। और राम द्वारा आम खाया जाता है, ये कर्मवाच्य। राकेश के द्वारा निबंध लिखा जाता है। राकेश निबंध लिखता है, कर्तृवाच्य। राकेश के द्वारा निबंध लिखा जाता है, कर्मवाच्य है। मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, कर्तृवाच्य। और मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य हो जाएगा। उससे बैठा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य होगा?
भाववाच्य होगा। कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। उत्तर विकल्प डी होगा। बालक रोते रोते सो गया। बालक रोते रोते सो गया। वाक्य में पदबंध है, बहुत आसान होते हैं, पदबंध में कुछ भी नहीं है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराएं और वह व्याकरणिक इकाई एक पद में बांधी जाए उसे पदबंध कहते हैं। अब बालक रोते रोते सो गया, वाक्य में कौन सा पदबंध है? सोया कैसे है? वो रोते रोते सोया है। जाहिर सी बात है, कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया पदबंध होगा। कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध होगा। बालक रोते रोते सो गया, तो सोया है वो रोते रोते, कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध होगा। प्रश्न अगला है, मोहन भोजन कर रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? सीधा सा अर्थ आ रहा है, जैसे कहा वैसे ग्रहण कर लिया, विधानार्थक वाक्य होगा। कैसा होगा? विधानार्थक वाक्य होगा। कैसा है? विधानार्थक होगा। आगे देखिए, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुवरन को ढूंढत व्रत, कवि कामी और चोर। हाँ बिल्कुल, तो इसमें कौन सा होगा? हाँ, वृक्ष का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अरे कितनी बार पूछोगे। ऊ धन रिक्ष होता है और ऊ का वह बनने के कारण कौन सी संधि हो जाएगी? ऊ का वह होने के कारण यण स्वर संधि हो जाएगी। देखिए, चरण धरत चिंता करत, हाँ, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अब एक चीज है, वो क्या है? सुवरन है। असुवरन के तीन अर्थ आ रहे हैं। एक तो किसके लिए आ रहा है? कवि के लिए, एक कामी के लिए और एक चोर के लिए। अब यहाँ पर सुवरन शब्द एक है, इसके अर्थ तीन निकल रहे हैं, और जब अर्थ तीन निकले, एक शब्द के तीन अर्थ निकलने पर कौन सा हो जाता है? विशेष ध्यान रखना, श्लेष अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। अब देखो, कवि के लिए ये क्या आएगा? सुंदर वर्ण आएंगे। कैसे? सुवर्ण। सुवर्ण मतलब क्या है? कवि के लिए ये सुंदर वर्ण हो जाएंगे, अक्षर। और कामी के लिए सुवर्ण मतलब कामी, कामी क्या है? जो कामुक व्यक्ति होता है उसके लिए ये क्या है? सुवर्ण मतलब अच्छे रंग, अच्छे रंग की महिला हो जाएगी उसके लिए, अच्छे रंग की, ठीक है ना। और चोर के लिए क्या हो जाएगा? सुवर्ण मतलब सोना, स्वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण हो जाएगा, सोना। अब शब्द एक था, तीन अर्थों में आया। किस किस के? कवि के लिए तो ये सुंदर वर्ण थे, रचना के लिए, रचना में सुंदर वर्णों की जरूरत पड़ती है। और जो कामी व्यक्ति होता है उसके लिए किसका विरोध करा रहा है? अच्छे रंग की महिला, सुंदर रंग की महिला, साफ रंग की महिला। और चोर के लिए ये किस काम के लिए आ रहा है? सोने के अर्थ में आ रहा है, स्वर्ण के अर्थ में आ रहा है। तो शब्द एक है, तीन अर्थ है। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, क्योंकि इससे तीन अर्थ चिपके हुए हैं। आगे समझिए, प्रश्न अगला है, डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक है। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, डिप्टी कलेक्टरी। हाँ बिल्कुल, कौन की है? इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियां और हैं। इसके अलावा मैं बता रहा हूं, जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक, हाँ बिल्कुल, विधायक में बता तो दिया, अयादी संधि है, विधायी धन अक होता है। जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, सुख और दुख का साथ, कुहासा और मौत का नगर, ये इनकी रचनाएं हैं। अब कौन है जिनकी रचना डिप्टी कलेक्टरी भी है और जो मैंने बताई वो रचनाएं भी हैं? कौन सा है? आदिवासी में संधि नहीं, समास। आदिवासी में कौन सा समास होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है। आदि से वासी, प्राचीन समय से, करण नहीं होता, ध्यान रखना, अपादान होता है। आगे देखिए, तो डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत जी हैं। अमृत राय मत कर देना, कहीं अमृत राय कर दो, अमृत राय नहीं है, अमरकांत है। इनकी बहुत प्रसिद्ध ये रचनाएं भी हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब क्लास होगी सोमवार को, क्योंकि शनिवार
और रविवार 2 दिन रहेगा अवकाश। मिलते हैं सोमवार को। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। 18 जुलाई सुबह 6 बजे तैयार रहना। जनवरी से जून तक का पूरा करंट अफेयर्स आपके सामने होगा, आपके कदमों में होगा। और ध्यान रखना 600 एपिसोड आपके लिए पूरी शिद्दत से मैंने, मेरी टीम ने पसीना बहाया है, तो आपका इंतजार करूंगा 18 जुलाई को अपने जन्म दिवस पर सुबह 6 बजे एकदम लाइव।